हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो पानी बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिंक ऑक्साइड बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली ही पीछे के किसी सेशन में बताया है और आप सबों को मैंने बताया था कि जब आप जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के मिश्रण में कॉपर को डुबोते हैं तो सर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्या मैंने बताया था सर आपको कि जब आप जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर को डुबोते हैं तो सर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। कारण क्या होता है? तो आप सबों को मालूम है कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या होता है सर, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक जो है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए आपके जिंक सल्फेट और कॉपर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या आपका कॉपर जो है जिंक से क्या है सर, कम अभिक्रियाशील है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जिंक ऑक्साइड बनता है, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान में रख लेंगे सर ZnO आपके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सर CuSO4 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में पानी भी है, उसको भी आप बता ही दीजिए। तो आपको मालूम है कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ध्यान में रखेंगे कि पानी के फॉर्मूला से आपको 2 प्रश्न कंटिन्यू पूछे जाते हैं। पहला कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के विचार से किस अनुपात में जुड़े हुए रहते हैं? तो आप कहेंगे सर 1:8 के रेशियो में जुड़े हुए रहते हैं। कौन सर? भार के विचार से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भार के विचार से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पानी में 1:8 के रेशियो में जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाटर के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के हिसाब से क्या अनुपात होता है, तो आप कहेंगे 2:1 होता है। आयतन के हिसाब से क्या अनुपात होता है सर? तो 2:1 होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि C6H6 जिसको आप बेंजीन बोलते हो, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं? इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, दोहरे आबंध कितने होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बेंजीन जो है आपका ये क्या है सर, तो चक्रीय यौगिक है और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बेंजीन आपका क्या है सर, चक्रीय यौगिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जब आप इसमें बॉन्ड की बात करते हो तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे C होगा, फिर C और फिर C और फिर यहाँ पे C और फिर यहाँ पे C, यहाँ पे C। क्यों? क्योंकि हमारे बेंजीन में टोटल कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 6, और टोटल हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं, 6। ध्यान दीजिए कि कार्बन कार्बन में क्या होता है, पहले डबल बॉन्ड बनता है, फिर आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फिर आपका डबल बॉन्ड, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, और फिर आपका डबल बॉन्ड, और फिर आपका क्या होता है सर, सिंगल बॉन्ड बनता है। आप क्या देख रहे हैं कि बेंजीन का जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3। अच्छा ध्यान दीजिए कि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 3। मतलब क्या कि आपके बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। आप क्या कहिएगा सर, 3 दोहरे आबंध होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित डैश। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे सुधार करके आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा सर? क्वेश्चन लिखिएगा कि 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है सर। जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको आप काट लेंगे। तो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है और आपसे कहा जा रहा है कि वस्तु में निहित संवेग डैश है। तो आप कहेंगे कि सर हमको पता है कि संवेग का फॉर्मूला होता है mv। संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से, और फॉर्मूला क्या होता है? mv, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 10 केजी। वस्तु किस वेग से गतिमान है? आप कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो आप संवेग नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर वस्तु का द्रव्यमान है 10 केजी और मेरा वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 केजी मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकंड क्यों बोल रहे हैं? तो भाई संवेग का यूनिट क्या होता है? तो मास का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट दोनों का गुणनफल होता है। तो इसी को ना हम लोग पढ़ते हैं केजी मीटर पर सेकंड। किसका यूनिट होता है? संवेग का यूनिट होता है। तो यहाँ पे आप 20 केजी मीटर पर सेकंड लगा दीजिए, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 केजी मीटर और सेकेंड पे पावर में -1 दे सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक क्या होता है? ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, इसीलिए कॉपर सल्फेट्स के विलयन से जिंक क्या कर सकता है? कॉपर को अलग कर सकता है। आपको जस्ट मैंने पीछे के सेशन में या अभी आज के इस सेशन में भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बताया कि आपका जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट से जिंक क्या करता है? कॉपर को अलग हटा देता है। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया और आपको क्वेश्चन मिल गया। तो क्या होगा इसका आंसर? आप बताइए। आप कहेंगे सर हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि कॉपर के तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है कॉपर के तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। आपके दूसरे ऑप्शन में दिया है कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई मायने ही नहीं निकलता है। तीसरे ऑप्शन में दिया है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है सर? तो ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है सर? ऑप्शन नंबर 3। क्या? कि जिंक जो होता है वो क्या होता है सर? ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। किससे सर? तो सर कॉपर से। इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को जिंक क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही सरल सा सवाल। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पीछे के सेशन में बताया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 18 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? मेरे भाई आपके पिछले क्वेश्चन में क्या था कि परमाणु संख्या 11 से 18 तक के तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं? तो आपने देखा था कि ये तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। किस आवर्त में सर? तीसरे आवर्त में। आज के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या 18 से 36 तक के तत्व किस आवर्त में पाए जाएंगे? तो आप सभी कहेंगे सर चौथे आवर्त में। किस आवर्त में? चौथे आवर्त में। और मैंने इसी सब टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा चार्ट बता दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको याद कर चुके होंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर परमाणु संख्या 18 से 36 तक के तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में पाया जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के 340 ग्राम बिलियन में 60 ग्राम साधारण नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि बिलियन की सांद्रता क्या होगी, इस चीज़ को आपको बताना है। बिलियन की सांद्रता क्या होगी इस चीज़ को आपको बताना है, जबकि कहा जा रहा है कि 340 ग्राम पानी में 60 ग्राम नमक मिलाया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस रूप से कह रहा है उस रूप से आपका क्वेश्चन नहीं है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी के 340 ग्राम बिलियन में 60 ग्राम साधारण नमक है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल बिलियन आपका 340 ग्राम है और इसमें 60 ग्राम नमक है, तो 280 ग्राम पानी है। नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के 340 ग्राम बिलियन में 60 ग्राम साधारण नमक को मिलाया जाता है। 60 ग्राम साधारण नमक को मिलाया जाता है, ऐसे होगा क्वेश्चन। 60 ग्राम साधारण नमक को क्या किया जाता है सर, मिलाया जाता है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगी, बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बिलियन की हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे टोटल लिखिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। आप कहेंगे हिंदी में काहे नहीं लिख दिए सर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सर हिंदी में विलय का द्रव्यमान बटा कुल बिलियन, बटा कुल बिलियन गुना 100। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी बिलियन का क्या निकालते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि विलय कौन होगा और बिलियन कौन होगा, तो मेरे भाई हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप बिलियन की बात करोगे तो इसमें दो चीज़ हमेशा होगा। पहला तो आपका विलय और दूसरा आपका विलायक। ध्यान में रखेंगे कि विलय को इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को इंग्लिश में हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पानी में नमक को मिलाया जा रहा है, पानी में नमक को मिलाया जा रहा है, तो पानी आपका क्या हो गया सर, विलायक हो गया। पानी आपका क्या हो गया, विलायक, और नमक आपका क्या हो गया, विलय। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके क्वेश्चन में जो चीज़ छोटा अमाउंट में रहेगा वो विलय होगा और जो चीज़ बड़ा अमाउंट में रहेगा वो आपका विलय होगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है 340 ग्राम पानी में 60 ग्राम साधारण नमक को मिलाया जाता है, तो 340 ग्राम पानी ज़्यादा कि 60 ग्राम नमक ज़्यादा। आप कहेंगे सर पानी ज़्यादा, तो आपका विलायक कितना है, अब आप बताइए। आप कहेंगे गुरुजी 340 ग्राम होगा, विलय कितना है, अब बताइए। आप कहियो भूलिएगा विलायक और विलय को पहचानने के लिए, तो आप कहेंगे सर 60 ग्राम है। अच्छा, जब ये दोनों मिलेगा तभी ना बिलियन बनेगा, तो टोटल बिलियन आपका कितना हो जाएगा, कुल बिलियन। तो आप कहेंगे गुरुजी कुल बिलियन हो जाएगा 340 प्लस 60 जोड़ देंगे तो 400 ग्राम हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस 400 ग्राम बिलियन में विलय की जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितनी है, तो बड़े ही आसानी से बनाएंगे। विलय का द्रव्यमान कितना है सर, 60 ग्राम। कुल बिलियन कितना सर, 400 ग्राम। गुना क्या हो जाएगा, 100। भैया ई जीरो कट जाएगा, 15 चौका क्या हो गया सर, 60। मतलब आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया सर, 15%। तो आप क्या कहेंगे, हमारे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिले जिसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए, तो आप फार्मूला याद रखेंगे, विलय का द्रव्यमान बटा कुल बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। विलय क्या होता है, तो क्वेश्चन में जो चीज़ कम अमाउंट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा विलय हो जाएगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। कुल बिलियन किसको बोलेंगे, तो जितना विलायक होगा और जितना विलय होगा दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कुल बिलियन आ जाएगा, फार्मूला पे सेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है,
बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। आप सभी कहेंगे सर 2। मैंने बहुत बार बताया है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी भी कहेंगे नहीं समझे। कोई बात नहीं भाई, ये मान लो कि परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है। अब नाभिक से सटा हुआ जो कक्षा होता है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद का कक्षा जो होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो होता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक बादो कोई है तो सर ओकरा एन से, अगर इसके बाद भी कोई है तो ओकरा ओ से। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। जहाँ पे n क्या है सर, n कक्षा की संख्या, n क्या है, कक्षा की संख्या है। तो मेरे मित्र अगर आपका k जो है ये पहला कक्षा है तो इसकी कक्षा संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो भाई 2 × 1 का स्क्वायर कर दो ना, 2 आ गया। l आपका दूसरा कक्षा है तो 2 × 2 का स्क्वायर करो, 8 आ जाएगा। m आपका तीसरा कक्षा है तो 2 × 3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपका n चौथा कक्षा है तो 2 × 4 का स्क्वायर करो, 32 हो जाएगा। o आपका पांचवा कक्षा है तो 2 × 5 का स्क्वायर करो, 50 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, l में 8, m में 18, n में 32, o में 50। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। ही वाला जड़ी याद है ना आपको, तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है। आपका अस्थि किससे बना होता है, आप कहेंगे सर जी कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम एवं फॉस्फेट से बना होता है। तो आप खुद बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, मेंडलीव के नियम के रूप में, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डॉबरेनर के त्रियक नियम का। कैसे जाना जाता है, आप सभी कहेंगे सर ये नियम डॉबरेनर के त्रियक नियम के रूप में जाना जाता है। डॉबरेनर के त्रियक नियम के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि डॉबरेनर ने अपना ट्राइड रूल किसके लिए दिया था सर, तो तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने के लिए दिया था। और क्या बताया था कि अगर कोई 3 तत्व ए बी सी हो और इसको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे वाले दोनों तत्वों का क्या होगा, औसत होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में मेंडलीव का भी नियम है, तो मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल के लिए ही, आवर्त सारणी के लिए ही अपना रूल दिया था। और इन्होंने क्या बताया कि तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आप कहेंगे न्यूटन का नियम, तो भाई मेरे न्यूटन का गति नियम आप सबों को याद होगा, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। और न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था। न्यूलैंड ने तत्वों को आवर्ती क्रम में सजाने हेतु अपना नियम दिए थे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के क्या होगा, समान होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, क्या होगा। तो मेरे भाई प्रतिबल का डेफिनेशन ही होता है क्या, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। तो भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। आप कह रहे हैं कि प्रति एकांक
क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, मेरा प्रतिबल होगा। तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करेगा, आप कहेंगे क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में भार भी दिया हुआ है, तो आप सबों को मालूम है कि भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, mg पढ़ते हैं। भार आपका क्या है, एक सदिश राशि है। भार क्या है आपका, सदिश राशि है। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में आयतन भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में द्रव्यमान दिया हुआ है। तो याद रखेंगे कि द्रव्यमान आपका क्या है, अदिश राशि है, जबकि वस्तु का भार जो है वो क्या है, सदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, कितना ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया। क्या कहा जा रहा है कि कोई दुकानदार है वो 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रही है, 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रही है। तो ये इतना उपयोग जो इलेक्ट्रिसिटी का वो यूनिट के रूप पे कर रही है, तो यही यूनिट जूल में क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आपका एक यूनिट कितना के बराबर होता है, तो आप कहते हैं 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, तो आप कहते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। अरे भाई जब आपको 1 किलोवाट में इतना जूल पता है, तो और एक यूनिट में 1 किलोवाट होता है, तो यहाँ पे 250 यूनिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 250 किलोवाट हो गया। तो 250 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, आप कहेंगे कैसा बात कर रहे हैं, 1 kWh में इतना जूल, 250 में दोनों को गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए ना सर जी, देर काहे कर रहे हैं, 3.6 × 10⁻⁶ हो जाएगा। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 और 25 को गुना कीजिए, 6 5 30, 5 3 15, 3 18, 6 2 12, 3 2 6 1 7, 0 8 2 10, ये हो गया 9। तो 900 × 10⁻⁶, इसको और थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, तो 9 × 10⁻2 × 10⁻6 कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा गुरुजी, दोनों का बेस समान है, पावर क्या होगा, जुट जाएगा। 9 × 10⁻, कितना, 8 जूल। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ध्यान में रखेंगे कि एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, और 1 किलोवाट आवर में आपका इतना जूल होता है। आपसे पूछा जा रहा है 250 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा खर्च हुआ, तो भैया एक यूनिट 1 किलोवाट आवर, तो 250 यूनिट 250 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, तो 250 किलोवाट में गुना कर देंगे तो ना आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट में Na2SO4 में बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा। आप सभी कहेंगे सर बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सर जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम यहाँ पे प्लस में है, SO4 2 माइनस में है, बेरियम आपका प्लस में है, क्लोरीन आपका माइनस में है। तो भाई मेरे ये बेरियम जो है प्लस जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ, और ये प्लस जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाले के साथ। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो आपकी किस ऑप्शन में दिया हुआ है सर बेरियम सल्फेट, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं हैं। जी हाँ, आपके क्वेश्चन में किसी वर्ग या समूह की विशेषता की बात की जा रही है, किसी वर्ग या समूह की विशेषता की बात की जा रही है। और वो विशेषता क्या है, तो पहले विशेषता में कहा जा रहा है कि ये सभी तत्व धातु हैं, दूसरे विशेषता में कहा जा रहा है कि ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और तीसरे विशेषता में कहा जा रहा है कि इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी 1 है। और आपको ऑप्शन चुनना है कि ये किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है हैलोजन समूह, अल्कली धातु समूह,
आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्कलीन अर्थ धातु समूह, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका अल्कली धातु एवं हैलोजन समूह। क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर? मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में किसी वर्ग या समूह की बात की जा रही है जिसकी पहली विशेषता क्या दी हुई है? तो सर इस वर्ग या समूह में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं सभी के सब क्या हैं सर? धातु हैं। सभी के सभी क्या हैं सर? धातु हैं। और दूसरी विशेषता में क्या कहा जा रहा है कि ये सभी धातु जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है सर? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। और तीसरी विशेषता में कहा जा रहा है कि जो भी इस वर्ग या समूह में तत्व पाए जाते हैं उन सब की संयोजकता कितनी है? 1 है। तो आप पहले से क्लियर कर देंगे सर क्या कि सर जब इस वर्ग या समूह में पाए जाने वाले तत्व की संयोजकता 1 है तो हम लोग इस वर्ग को किस वर्ग के रूप में रेफर करेंगे? तो सर वर्ग 1 के रूप में रेफर करेंगे। और मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 1 के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं सर? एल्कली मेटल कहलाते हैं। एल्कली मेटल कहलाते हैं, यानी कि क्षार धातुएं होती है। और ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी क्षार धातुएं हैं सब के सब पानी के साथ रिएक्ट करती है। किस लिए सर? तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के लिए। और जब अगर आपका वर्ग 1 है तो इसमें जितने भी तत्व पाए जाएंगे उन सब की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सबों के मन में सवाल उठेगा कि सर हमारे ऑप्शन में तो हैलोजन समूह भी है। तो भाई मेरे, आप सबों को मैंने कई बार बताया कि हैलोजन समूह जो है वो वर्ग 17 में पाया जाता है। और आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो एल्कलीन अर्थ धातु भी है। एल्कलीन अर्थ धातु भी है। अब ये किस वर्ग में पाई जाती है? तो ध्यान में रखेंगे कि आपका जो एल्कलीन अर्थ धातु है ये आपके आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वर्ग 2 में पाया जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है सर। वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। जबकि वर्ग 2 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पे जो अर्थ है, इस अर्थ का मतलब कुछ और मत समझिएगा, इसको हम लोग ERTH ऐसे लिखते हैं सर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। तो आपके क्वेश्चन में कभी कभी ये भी चीज़ पूछा जाता है आपसे कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में क्षारीय मृदा धातु पाई जाती है? तो आप कहेंगे वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु पाई जाती है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में क्षारीय धातु पाई जाती है? एल्कली मेटल पाई जाती है। तो आप कहेंगे वर्ग 1 में क्या पाई जाती है? क्षारीय धातु पाई जाती है। आपका वर्ग 17 में क्या पाया जाता है सर? हैलोजन पाया जाता है। और हैलोजन कौन कौन से हैं? मैंने कई बार आपको बताया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है सर? हैलोजन है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल इसमें होता है, समुद्र में, निर्वात में, वायु में, वायुमंडल में। आप सभी कहेंगे सर वास्तविक रूप से किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है। किस में संभव है सर? केवल निर्वात में ही संभव है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मुक्त रूप से गिरना हम लोग वस्तु को कब कहते हैं? मुक्त रूप से गिरना हम लोग वस्तु को कब कहते हैं? तो सर इसके बारे में कहते हैं कि जब कोई वस्तु एक ऊंचाई से नीचे गिर रही हो और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो, तब जो वस्तु की गति होती है वो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के टाइप होती है। किस टाइप होती है सर? फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के टाइप होती है। और ध्यान में रखेंगे कि रियल में जो हम लोग मुक्त रूप से गिरने की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निर्वात में ही संभव है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना किस में संभव होता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है एक ही रहता है, बढ़ती है, कम हो जाती है, आधा हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में यानी कि किसी सर्किट में आपका जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और ये आपका R3 प्रतिरोध है। ये क्या है सर? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान क्या होगा? समान रहता है, बढ़ जाती है या कम जाती है या परिवर्तित नहीं होती है? क्या होगा इसका आंसर?
मेरे मित्र हमेशा कहेंगे क्या कि जब भी प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो सीरीज कनेक्शन में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो इससे जो बहने वाली धारा होती है वो क्या रहती है सर, समान रहती है। जब भी आपका प्रतिरोध सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो इससे बहने वाली धारा का मान क्या होता है सर, समान होता है। आप कहेंगे सर फिर अलग क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे कि विभवांतर क्या होता है सर, अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है बट धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है सर, समान होता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तब, अगर समांतर क्रम में बोल दे कि प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, किस क्रम में जोड़ रहे हैं सर, समांतर क्रम में, तो मान लीजिए कि ये आपका R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं जो किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें धारा का मान क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि इस परिपथ में यहाँ से जो धारा बहती है तो यहाँ आने के बाद ये धारा तीन भाग में बंट जाती है, मतलब क्या I1, I2 और I3 में बंट जाती है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग अलग होता है। धारा का मान, धारा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट भाई, धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। हाँ, यहाँ पे विभवांतर क्या होती है सर, समान होती है। विभवांतर क्या होती है, समान होती है। तो आप इस दोनों ही चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या, कि जब आपका प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो उससे बहने वाली धारा क्या होगी, समान होगी। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उससे बहने वाली धारा का मान अलग अलग होगा, जबकि विभवांतर क्या होगा, समान होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान है समान रहता है, मतलब एक ही रहता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। क्या होगा इसका सही आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर हमसे पूछा जा रहा है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। तो हम सबों को मालूम है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है सर, आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आयोडीन के कमी से, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है सर, आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग। और आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरे मित्र आप सबों के मन में सवाल उठेगा कि सर लोहा, आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को मालूम होगा सर एनीमिया जो है, एनीमिया वो किसके कमी से होता है सर, तो लोहा के कमी से होता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में कैल्शियम भी है। तो मेरे मित्र आप बताओ कि कैल्शियम आपके शरीर के किस पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर हड्डी के लिए। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान सा सवाल। आप सभी इसको वन लाइनर के रूप में याद करते रहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब आप कहेंगे सर माता पिता शुद्ध प्रजनन के रूप में हिस्सा लेते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि मेंडल का नियम लागू होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में पेरेंट कोडोमिनेंट भी है, कैरेक्टर रिसेसिव है और कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ पे उपयोग में आती है, तो सर इन विट्रो फर्टिलिटी में उपयोग में आती है। कहाँ पे सर, इन विट्रो फर्टिलिटी में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IVF भी कहते हैं। और आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मेंडल ने जो अपना लॉ दिया था प्रजनन के लिए, वो तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध रूप से प्रजनन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है।
आपसे पूछा जा रहा है कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। आपका ऑप्शन है कार्टिलेज, एरोलर, टेंडन, बंधन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी इस चीज़ को लिख लेंगे क्या कि हड्डी के जोड़ पे सतह को, हड्डी के जोड़ पे सतह को कार्टिलेज क्या करती है सर? मुलायम रखती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे सर कार्टिलेज हो जाएगा, तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे सर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सबों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर ये एरोलर क्या होती है? एरोलर क्या होती है? तो सर इसको हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में टेंडन भी है, तो मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था कि सर टेंडन जो है वो हड्डी को किससे जोड़ी रहती है सर? मांसपेशी से जोड़ी रहती है। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ी रहती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है? तो सर हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को भी इस रूप में जाना जाता है: बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर CaSO4 12H2O। ये क्या होता है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। ध्यान में रखिएगा। आपसे आपके एग्जाम में जिप्सम का भी फॉर्मूला पूछा जाता है। तो सर जिप्सम क्या होता है? तो सर CaSO4 2H2O क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। जब आप जिप्सम को ही क्या करते हो? गर्म करते हो, तो इसका आधा पानी निकल जाता है और ये क्या बना लेता है? CaSO4 12H2O बना लेता है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में बेकिंग पाउडर भी है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या कहलाता है? तो सर बेकिंग सोडा कहलाता है। क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में वॉशिंग सोडा भी है, तो मैंने आपको कई दफ़ा इसका ट्रिक बताया है। क्या सर? कि आप याद रखेंगे कि कपड़ा धोने के लिए हमको 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत होती है, तो आपके वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला हो जाता है वो Na2CO3 10H2O हो जाता है। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, न्यूलैंड के ऑक्टिव्स में, डॉबरेनर के त्रिक में। मेरे मित्र हमेशा याद रखेंगे कि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मोसले के द्वारा बनाई गई है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई है? मोसले के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें आपको टोटल 7 आवर्त मिलेंगे और 18 वर्ग मिलेंगे। ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव के द्वारा जो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई गई थी, उसको हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव आवर्त सारणी भी कहते हैं। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने थे? तो सर टोटल आवर्त 7 थे, लेकिन इसमें वर्ग कितना था? तो सर 9 था। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने थे सर? 9। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं? 18। आपके एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में सजाने का प्रयास किसने किया था? तो मेंडलीव ने किया था। किसने किया था सर? मेंडलीव ने किया था। और मेंडलीव के समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर 63 थी।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आप कहेंगे बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। आपका अगला ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आप सबों को मालूम है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं? 18। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नीचे के आपके ऑप्शन में न्यूलैंड के ऑक्टेव्स रूल दिए हुए हैं और डॉबरेनर के त्रियक नियम दिए हुए हैं। मैंने आपको जस्ट रिसेंटली किसी सेशन में बताया है कि डॉबरेनर का त्रियक नियम क्या कहता है कि तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों तत्वों का औसत होगा। न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम कहता है कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सबसे हल्की धातु है। आपका ऑप्शन है कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम, हीलियम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, जब आपके क्वेश्चन में सबसे हल्की धातु की चर्चा करी जाए, सबसे हल्की धातु की चर्चा करी जाए, तब आप क्या कहेंगे? सर लिथियम। क्या होगा इसका आंसर? लिथियम, जिसका सिंबल क्या होता है? Li होता है। और अगर आपके क्वेश्चन में सबसे हल्का तत्व का चर्चा करा जाए, सबसे हल्का तत्व का चर्चा करा जाए, तब आप क्या कहेंगे? तो सर हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। तो आप इस दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ऐसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश सबसे हल्की धातु है। आप सभी कहेंगे लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। द्रव्यमान कितना होता है? 40। आपके ऑप्शन में है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एटॉमिक मास कितना होता है सर? 7। आपके ऑप्शन में फिर फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और इसका जो मास होता है वो कितना होता है? 31 होता है। और फिर हीलियम है, तो आप सबों को मालूम होगा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सीमेंट का मुख्य घटक होता है। मेरे भाई आप सबों को पता है कि SiO2 जो है ये सीमेंट का क्या है? मुख्य घटक माना जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में MgOH दिया हुआ है। एक्चुअली ये MgOH2 होता है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और ये इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। आपके अगले ऑप्शन में है CaCO3, तो सर इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और ये आपका संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है MnO, जिसको हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड बोलते हैं। तो आप इन सब छोटे छोटे बातों को भी ध्यान में रखिएगा ताकि अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन मिले तो उसका भी जवाब आप आसानी से दे पाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 288 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, किस समूह में रखा गया है। मेरे मित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किस वर्ग के तत्वों के पास होता है? आप सभी कहेंगे सर वर्ग 18 के तत्वों के पास होता है। किसके पास होता है सर? वर्ग 18 के तत्वों के पास होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग 18 के जो भी तत्व होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं सर? अक्रिय गैस तत्व होते हैं। इनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो सिर्फ हीलियम को छोड़ करके बाकी के जितने भी अक्रिय गैस हैं सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है, तो आप कहेंगे समूह 18 में रखा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है 17, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हैलोजन जो है वो किस में पाया जाता है, वर्ग 17 में पाया जाता है। एक और खास बात ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जितने भी अक्रिय गैस हैं उनमें से सिर्फ हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी अक्रिय गैस के लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आपके मन में सवाल आएगा तो हीलियम के लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो भाई बात 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में सिंगल बॉन्ड OH है। भाई ये सिंगल बॉन्ड OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, आप सभी कहेंगे सर अल्कोहल का। किसका सर, अल्कोहल का। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में सिंगल बॉन्ड OH है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बोनिल एसिड, बिल्कुल भी नहीं है। एथेनोइक एसिड, बिल्कुल भी नहीं है। एसिटिक अम्ल, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सब में अम्ल लगा दिया गया है, जबकि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। जबकि आपके चौथे ऑप्शन में क्या है, बुटानॉल लिख दिया गया है, एक्चुअली ब्यूटेनॉल होता। तो ब्यूटेनॉल जो है वो आपके अल्कोहल ग्रुप का है और इसी का फंक्शनल ग्रुप कार्यात्मक समूह क्या होता है सर, सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि O3 का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो मेरे मित्र आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहेंगे सर 16 होता है। यहाँ पे भाई बात 3 गो परमाणु है, तो 16 गुना 3 क्या हो जाएगा, 48 यूनिट हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 48 यूनिट होगा। ध्यान में रखेंगे कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, यह सिंबल क्या होता है, O3, और ये ओजोन क्या है, तो सर ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन जो है ये क्या है सर, ऑक्सीजन का अपरूप है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। कई बार आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन का अपरूप है, तो आप कहेंगे ओजोन जो है वो क्या है सर, ऑक्सीजन का अपरूप है। और इसका अनुभार कितना होगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 48 यूनिट। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित या इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपको कहीं भी मिलेगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।